सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान चांद पर तालिबा ज़मीन पर। मलीर की स्कूल में तालिबा के ज़मीन पर बैठकर इम्तिहान देने की वीडियोस सिटी 21 ने हासिल कर ली। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल मलीर बर्फखाना की वीडियोस में तालिबा को ज़मीन पर बिछी चटाई पर कतार में बैठा देखा जा सकता है। स्कूल के बरामदे में तालिबा के लिए ज़मीन पर चटाइयाँ बिछाई गई थी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की एक और बड़ी नाकामी सामने आ गई है। मैट्रिक बोर्ड स्कूलों में फर्नीचर की फराहमी पर लाखों रुपए खर्च करने का दावेदार है। स्कूलों में फर्नीचर की फराहमी के लिए किराए पर फर्नीचर हासिल किया जाता है। मज़ीद जानते हैं आयमा खान से। आयमा, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, देखिए मलीर के स्कूल में तलबात जो है वो ज़मीन पर बैठकर इम्तिहान देने की जो है वो वीडियो सिटी 21 को मौसूल हो गई है। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल मलीर बर्फ खाने की ये वीडियो जो है वो सिटी 21 को मौसूल हुई हैं, जहाँ पे जो है वो तलबात ज़मीन पर बिछी चटाई पर कतार में बैठी देखी जा सकती हैं। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि स्कूल के बरामदे में तलबात के लिए जो है वो ज़मीन पर चटाई जो है वो बिछाई गई है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की इस हवाले से जो है वो एक और बड़ी नाकामी सामने आ गई है। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन शरफ अली शाह ने जो है वो अपनी मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये कहा है कि सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की किल्लत होती है, लेकिन हम फिर भी जो है वो सरकारी स्कूलों में फर्नीचर प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें फर्नीचर के नाम पे हम देख रहे हैं कि डेकोरेशन की कुर्सियाँ और मेज़ जो है वो फराहम की जाती है, जिसमें बच्चे बैठ कर जो है वो पर्चा हल करते हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की एक बड़ी नाकामी जो है वो सामने आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी इस तरह का मामला जो है वो सामने आया। गवर्नमेंट बॉयज़ ये इब्राहिम अली भाई हैदरी स्कूल में जो है वो ये मामला इसी तरह का मामला जो है वो सामने आया। मैट्रिक बोर्ड स्कूलों में फर्नीचर की फराहमी पर जो है वो लाखों रुपए खर्च करने का जो है वो दावेदार है। इस हवाले से स्कूलों में जो है फर्नीचर की फराहमी के लिए किराए पर फर्नीचर जो है वो हासिल भी किया जाता है। तलबात का ज़मीन पर बैठकर इम्तिहान देना मैट्रिक बोर्ड की जो है वो एक मुकम्मल तौर पर नाकामी दिखाई दे रही है। जी आयमा, ये भी बताइएगा, ये तमाम तर जो तैयारियां हैं ये इम्तिहानात से पहले ही मुकम्मल हो जानी चाहिए, क्या वजूहात बताई जा रही हैं? किसको कसूरवार ठहराया जाए? इस तमाम तर जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं, बच्चियां रोती हुई दिखाई दी हैं। जी बिल्कुल, देखें ऐसा ही है। मैट्रिक बोर्ड की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इम्तिहान से कबल, तो तब भी यही कहा गया था कि इम्तिहानात की जो है वो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि ये भी कहा गया था कि जो है वो तलबा को एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन ये तमाम बातें सिर्फ बातों की हद तक ही थी, इनमें जो है वो अमली तौर पर किसी भी काम को जो है वो नहीं किया गया। हम ये देख रहे थे कि मैट्रिक बोर्ड चेयरमैन की जानिब से आखिरी दिन पर भी ये कहा जा रहा था कि तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं, एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। लेकिन जो है वो हम ये देख रहे थे कि लास्ट डे रात तक जो है वो मैट्रिक बोर्ड में खासा रश जो है वो नज़र आ रहा था। तलबा का एडमिट कार्ड के उसूल के लिए जद्दोजहद जारी थी, जबकि चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की जानिब से ये भी कहा गया था कि कराची में 505 जो है वो इम्तिहानी मरकज़ बनाए गए हैं, जिनमें से जो है वो 148 को जो है वो सरकारी मरकज़ बनाए गए हैं, जबकि 357 को जो है वो प्राइवेट स्कूल को जो है वो इम्तिहानी मरकज़ में तब्दील किया गया है। और यही वजह बताई जाती है कि सरकारी स्कूलों में जो है वो फर्नीचर की सहूलियात मौजूद नहीं होती, दीगर सहूलियात का फुकदान भी होता है, तो प्राइवेट स्कूल को जो है वो सेंटर में तब्दील किया गया। और बार बार यही बात दोहराई जा रही थी मैट्रिक बोर्ड की जानिब से कि तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल है। लेकिन जैसे ही इम्तिहानात का आगाज़ हुआ, हम देख रहे हैं कि तमाम जो है वो मैट्रिक बोर्ड की जितनी भी बातें थी वो तमाम खुल के जो है वो सामने आ रही है। रोज़ रोज़ जो है चौथा पेपर था आज, और चौथे रोज़ भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ की तरह का मामला जो है वो सामने आया। गुज़िश्ता रोज़ भी इब्राहिम अली भाई स्कूल में इजाफी जो है वो बच्चे आ गए थे। 370 की गुंजाइश जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल ने खत में लिखी थी मैट्रिक बोर्ड को, लेकिन जो है वो स्कूल में 500 से ज़ायद बच्चे आ गए थे पेपर देने के लिए, और उनके एडमिट कार्ड पर भी जो है वो इब्राहिम अली भाई के स्कूल का ही नाम लिखा था। ताहम प्रिंसिपल ने जो है वो हिकमत अमली अपनाते हुए बच्चों को जो है वो स्कूल में बिठाकर अपने स्कूल में बिठाकर जो है वो पेपर तो दिलवा दिया। और आज भी इसी तरह का जो है वो मामला सामने आया, जिसमें जो है वो 200 तलबा जो है वो यहाँ इस मलीर के स्कूल में आ गई, जिनके एडमिट कार्ड पे सेंटर जो है वो यही लिखा गया था, जिसकी वजह से जो है वो प्रिंसिपल ने आज भी जो है वो बच्चों को चटाई पर बिठाकर जो है वो पेपर दिलवाया है। ये मैट्रिक बोर्ड की तमाम तौर पर नाअहली है कि उन्होंने जो है वो बच्चों के एडमिट कार्ड पे उन सेंटर्स के नाम क्यों लिखे जिन पर जो है वो जहाँ पर फर्नीचर की सहूलियात मुकम्मल नहीं थी। जी अच्छा आयमा, जैसे कि बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल मलीर बर्फ खाना की वीडियोस है जिसमें तालिबा ज़मीन पर बिछी चटाई पर
और किताब में बिठाया गया और वो पेपर दे रही हैं, तो क्या ये सूरत हाल सिर्फ एक इस स्कूल की है या बाकी स्कूलों में भी इस तरह की सूरत हाल देखी गई है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आज जो है वो 10वीं जमात का पहला पर्चा था, तो हमने देखा कि पहले पर्चे वाले दिन ही ये सूरत-ए-हाल जो है वो सामने आई है। आज अंग्रेजी का पर्चा था, ताहम जो है वो 200 तलबा जो है वो यहाँ पे ज़ायद आ गई थी, जिनकी वजह से जो है ये सारा मामला पेश आया। इसी तरह से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इब्राहिम अली भाई हैदरी स्कूल में जो है वो हयातियात का पहला पर्चा था, तो बोर्ड की जानिब से वहाँ पे 300 स्कूल की जानिब से 370 बच्चों की गुंजाइश थी, लेकिन जो है वो वहाँ पे इजाफी बच्चे आ गए, जिसकी वजह से जो है वो बदमज़गी भी हुई और जो है वो गुंजाइश ना होने की वजह से बच्चों को जो है वो बाहर गैलरी में बिठाकर इम्तिहान दिलवाया गया और जो है वो डेकोरेशन की कुर्सियों पर बिठाया गया उन्हें। और इस तरह के मामला जो है वो दीगर स्कूल में भी पेश आ रहे हैं, यहाँ पे जो है वो सेंटर और एडमिट कार्ड पे उन बच्चों का इम्तिहानी मरकज वही लिखा होता है, लेकिन जो है वहाँ पे उन बच्चों के बैठने की गुंजाइश मौजूद नहीं होती। जी, गुंजाइश मौजूद नहीं होती। आयमा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिटी 21 की खबर पर सूबाई वजीर का फौरी एक्शन। सूबाई वजीर बोर्ड जामियात मोहम्मद अली मलकानी बर्फखाना स्कूल पहुंच गए। सिटी 21 ने बच्चों की ज़मीन पर बैठकर पेपर देने की खबर नशर की थी। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बर्फखाना में इजाफी तालिबात को भी बिठाया गया था। इसी पर बात करने के लिए सूबाई वजीर जामियात मोहम्मद अली मलकानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि इस तरह की हम सूरत हाल देख रहे हैं कि बच्चे ज़मीन पर बैठ के पेपर देने पर मजबूर हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं आपके मीडिया के सब दोस्तों का बहुत बड़ा मशहूर हूँ कि उन लोगों ने ऐसी चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट करते हैं तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। ये हमारी एक रहनुमाई होती है। मैंने आज ये स्कूल विजिट किया, आपकी जो खबर चली थी तो वहाँ पे बिल्कुल जो बच्चे पहले थे उनसे ज़्यादा आज कोई 100 के करीब जो हैं वो एक्स्ट्रा बच्चे इन लोगों ने यहाँ भिजवाए थे जिनके बैठने की जगह नहीं थी। तो मैंने अभी सेक्रेटरी साहब को भी ये डायरेक्शन दी है, जिन ऑफिसरों ने ये काम किया है उनको हम सस्पेंड कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अच्छा सर, कहिएगा कि आप किसकी नाअहली मानते हैं, किसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा हैं? क्योंकि पेपर देने से पहले ही तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंतजामात जो है उसका बहुत ज़्यादा फुकदान है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, ये हमारी बोर्ड के अफसरानों की जो है वो उनकी कोताही है कि उन लोगों ने जहाँ कैपेसिटी थी नहीं थी वहाँ ज़्यादा बच्चे भेजे हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और फिर मैं इंक्वायरी कराऊंगा। अब मैं अगर कह दूं कि इसकी है तो फिर ये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारे ये बच्चे जो हैं वो मुस्तकबिल के मेमार हैं, उनके साथ इस तरह की जो बिहेव है वो बोर्ड्स का या स्कूल्स का नहीं होना चाहिए। सर, क्या समझते हैं आप, मैट्रिक बोर्ड की जो चेयरमैन हैं शरफ अली शाह, उनका बयान सामने आया था कि कोई माई का लाल नकल होने से नहीं रोक सकता, ये उसके बाद हम देख रहे हैं सूरत हाल बहुत ख़राब देखने को मिल रही है। नकल माफिया के हवाले से बात कर लें, फर्नीचर के हवाले से बात कर लें, 200 बच्चे जो स्कूल में दाखिल हो सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, उसकी जगह में 500 बच्चे एक स्कूल में करवाए जा रहे हैं, बिठाए जा रहे हैं। क्या समझते हैं, ये उस बयान की वजह से ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई है? नहीं, मैं समझता हूँ इस टाइप की जो आप कह रहे हैं कि कोई रोक नहीं सकता, ये गलत बात है और इस पे गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है और सरकार की एक रिट होती है, उसको हमने कायम रखना है। इस तरह से तो कोई भी नहीं हो सकता कि भाई ये जंगल का कानून हो, जो जिसको चाहे वो करे, वो कोई भी नहीं कर सकेगा। लेकिन ये पहली बात है कि आप देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला जिस तरह से हम एक्शन ले रहे हैं तो ये सारे अफसरान जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा बताइएगा, अगर तजवीज़ मांगी जाए नकल माफिया को कैसे रोकना है, किस तरह से सही मैनेज कर सकते हैं मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात के हवाले से, तो क्या तजवीज़ देंगे आप? हम उसके लिए अब एक तो कंप्यूटराइज सिस्टम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसका जो पेपर चेक होता है और बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये अभी इमीडिएट ज़रूर हमें एक पोर्टफोलियो मिला है, उसमें कोताहियाँ हुई हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो हुई है और इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर एक्शन हो रहा है और आप देखेंगे। अच्छा, हमने देखा कि एक छोटी सी अगर पॉइंट हम ये भी ले लें, जो पेपर देने बच्चे जा रहे हैं चटाइयों पे तो बैठाया जा रहा है, ऊपर साथ ही साथ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक की नाअहली भी सामने आ रही है कि वहाँ लोड शेडिंग की जा रही है स्कूलों में, और जब के इलेक्ट्रिक से मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें तो वो कहते हैं जी हमें तो हाईलाइट नहीं किया गया कि कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर बने हैं। देखिए, कल भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसके ऊपर मीटिंग की थी, आज भी चीफ सेक्रेटरी साहब शाम को इस पर मीटिंग कर रहा है के इलेक्ट्रिक के। बाकी सब इससे को सिर्फ के इलेक्ट्रिक का इशू नहीं है, हेस्को का है, सेपको का है, हर जगह पे लाइट का प्रॉब्लम है और जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं उन बेचारों को तो बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। तो हम समझते हैं कि हमें उनको फैसिलिटेट करना चाहिए बच्चों को।
बिल्कुल सर, क्या बोर्ड इंतज़ामिया ने पहले ये सब कुछ नहीं देखा था कि किस स्कूल में कितने बच्चे बैठाए जा सकते हैं, कितनी गुंजाइश है, ये सारे इंतजाम पहले नहीं देखे गए थे? नहीं, बिल्कुल पहले होते हैं। ये जिसकी भी गलती है उसको सजा मिलेगी, वो बोर्ड में वो हम उसको सस्पेंड भी करेंगे और हम जो एक्शन हो सकेगा वो एज पर लॉ उसके ऊपर होगा, एक्शन हो सकेगा। तो क्या समझते हैं सर, कोई बाकायदा कमेटियां बनाई जाएंगी? क्योंकि मुसलसल जितने पेपर्स हो रहे हैं, पेपर जो है वो काफ़ी मसले मसाइल हैं। हमने सर बच्चियां रोती हुई देखी हैं जिनके रोल नंबर, एडमिट कार्ड नहीं उनको मिले हैं, बैठने की जगह नहीं मिली है। तो किस तरह से इसको देखते हैं आप? हमारी कमेटीज बनी हुई हैं और हमारी कमेटीज उस पर काम भी कर रही हैं और हम हर जगह पे, लेकिन एक हकीकत है कि कराची में तकरीबन 550 सेंटर सिर्फ कराची में, तो जाहिर है उस पर इतना सारा हमारी मिनिस्ट्री के पास भी, डिपार्टमेंट के पास भी इतना स्टाफ नहीं है कि हम उन सबको देख रहे हैं, लेकिन हम उसको चेक कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे भी होगा और उसको हम बेहतर करेंगे। तो सर क्या समझते हैं, ये आने वाले दिनों में जो बाकी के पर्चे हैं, इम्तिहानात हैं, उसमें सहूलियात का जो फुकदान हम देख रहे हैं, बच्चों को मसले मसाइल आ रहे हैं, कि उस पर कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह कर पाएंगे, इंशाल्लाह कर पाएंगे। देखिए, उम्मीद अच्छी होनी चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखें, अगर आपने एक चीज पॉइंट आउट की है तो वहाँ एक मिनिस्टर आके पहुंचा और इससे ज्यादा आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से फिर अपना आपको असर्ट करेगी? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर जामियात मोहम्मद अली मलकानी हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्ज़िया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये फुटेजेस भी अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं किस तरह से बच्चियाँ रो भी रही हैं, पेपर देने के लिए जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। आयमा खान हमें अपडेट कर रही थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैट्रिक बोर्ड की विजिलेंस टीम का छोटे स्कूल को सेंटर बनाने का एतराफ़ भी सामने आ चुका है। सिटी 21 ने निजी स्कूल में ज़्यादा तालिबात का सेंटर डालने की खबर नशर की थी। प्रोग्रेस मॉडल हाई स्कूल में गुंजाइश से ज़्यादा तलबा का सेंटर बनाया गया। पीएनटी कॉलोनी के स्कूल में 300 से ज़ायद तालिबात इम्तिहान दे रही हैं। विजिलेंस टीम की स्कूल के दौरे के बाद सिटी 21 से गुफ्तगू, कहा कि विजिलेंस टीम को एक डेस्क पर 2 तालिबात के इम्तिहान देने पर एतराज़ है। हम इस मामले पर बोर्ड से बात करेंगे। उसमें ये है कि एक डेस्क पे 2 बच्चे बैठे हुए। हमने उनसे ये कहा कि भाई एक डेस्क पे 2 बच्चे क्यों बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि बोर्ड ने हमें फर्नीचर नहीं दिया, आप जो है बोर्ड से शिकायत करें, वो हमें फर्नीचर दे देंगे तो हम अलग अलग बच्चा बिठा देंगे। बच्चे जो है वो ड्यूअल डेस्क पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, ये एतराज़ है आपको? ये हमने मालकान से बोल दिया, बोर्ड की कमी है। ये एक बोर्ड के जो अथराइज है वो विजिट करें, देखेंगे और बच्चों को दूसरा फर्नीचर दें या बच्चे कहीं और कर। जबकि दूसरी जानिब सिटी 21 की खबर पर सूबाई वजीर का फौरी एक्शन। सूबाई वजीर बोर्ड और जामियात मोहम्मद अली मलकानी बर्फखाना स्कूल पहुंच गए। ये मनासिब भी आप उस वक्त के देख सकते हैं। सिटी 21 ने बच्चों की ज़मीन पर बैठकर पेपर देने की खबर नशर की थी। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बर्फखाना में इजाफी तालिबात को भी बिठाया गया था, जिसके बाद सिटी 21 की खबर पर एक्शन लिया गया और दौरा किया गया है। सिटी 21 की खबर पर सूबाई वजीर ने फौरी एक्शन लिया। सूबाई वजीर और बोर्ड और जामियात मोहम्मद मलकानी ने बर्फखाना स्कूल पहुंच गए और बच्चों की ज़मीन पर बैठकर पेपर देने की खबर नशर की गई थी सिटी 21 पर। बिल्कुल, ये मनाजर भी आप देख रहे हैं। बच्चे तालिबात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं और हम ये सोचते हैं कि बच्चे इतनी परेशानी में अपने पेपर्स पे, इम्तिहानात पर किस तरह से फोकस कर रहे होंगे। जो हालात हम देख रहे हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा है, बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा है और बैठने की जगह कम है। तमाम तर मसले मसाइल बच्चों के जहन में पड़ रहे हैं, वो किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से पेपर देंगे। आयमा खान हमारे साथ मौजूद है। आयमा, क्या मनाजिर हैं, बच्चे किस तरह से तालिबात पेपर दे रहे हैं, क्या कहना है तालिबे इल्मों का? जी बिल्कुल, देखें आज सुबह जो है वो मलीर के स्कूल में ये मामला जो है वो पेश आया, जहाँ पे इजाफी तलबा को जो है वो भेज दिया गया था। बोर्ड ने जो है वो बोर्ड हुकाम की जानिब से एडमिट कार्ड पर जो है वो वहीं के मलीर के स्कूल का जो है वो लिखा गया था, सेंटर बनाया गया था, जहाँ पे जो है वो इजाफी तलबात को वहाँ पे भेज दिया गया, जिसके बायस जो है वो खासी बदमज़गी हो गई और उसके नतीजे में जो है वो तलबात को प्रिंसिपल ने जो है वो नीचे चटाई बिछाकर पेपर दिया आज के दिन का, क्योंकि आज दहम जमात का जो है वो पहला
पर्चा था इंग्लिश का, उन्हें नहीं पता, उन्हें जो है वो इसी सेंटर में भेज दिया गया था, जिस पर जो है वो इस वक्त वजीर बोर्ड मोहम्मद रजी मालकानी ने जो है वो मलीर के इम्तिहानी मरकज़ का फौरी तौर पर दौरा किया। इम्तिहानी और सवाल से उन्होंने खासी बरहमी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुलविस अफसरान को मुअत्तल कर रहे हैं, इस सारे मामले की जो है वो इंक्वायरी भी करवाऊंगा। लोड शेडिंग की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ भी हो रही है, जबकि ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम मामले की जो है वो इंक्वायरी भी करवाई जाएगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये आज दूसरा मामला था। कल इब्राहिम अली भाई स्कूल में इस तरह का मामला पेश आया और सारे मामले की तहकीकात भी करवाएंगे और जो हैं अफसरान इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उनको मुअत्तल भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आयमा खान अपडेट कर रही हैं। नाज़रीन, मैट्रिक इम्तिहान मजाक बन गए हैं। चौथे रोज़ भी पर्चा व्हाट्सएप पर लीक कर दिया गया। बोर्ड भी नकल माफिया के आगे बेबस दिखाई दिया। मैट्रिक इम्तिहान के दौरान 200 तालिबात का इम्तिहानी मराकज़ तब्दील कर दिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की तालिबात को मलीर के इम्तिहानी मरकज़ जाना पड़ा। कुर्सी ना मिलने पर तालिबात रो पड़ी। इस पर मज़ीद जानते हैं आयमा खान की रिपोर्ट में। तालीमी बोर्ड का तलबा के साथ खिलवाड़। इम्तिहान शुरू होने के बाद तक 200 तलबात के इम्तिहानी मराकज़ का तयन ना हो सका। 200 तलबात को अचानक मलीर के इम्तिहानी मरकज़ में भेज दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में अचानक 200 तलबात पहुंचने पर जगह कम पड़ गई। कुर्सी ना मिलने पर तलबात रो पड़ी। पर्चा 45 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। तालिबा का कहना था कि हमें इस जगह का ही बताया गया था, अब हम कहाँ जाएं। दूसरी जानिब इम्तिहान में नकल माफिया को काबू करना बोर्ड इंतज़ामिया के लिए इम्तिहान बन गया। नकल माफिया बेलगाम और बोर्ड इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। मुसलसल चौथे रोज़ सवालनामा कबल अज़ वक्त लीक हो गया। 10वीं का अंग्रेज़ी का पर्चा कमरा इम्तिहान से कबल व्हाट्सएप ग्रुप तक जा पहुंचा। नकल माफिया ने पर्चा हल करके भी मुख्तलिफ ग्रुप्स में वायरल कर दिया। इधर मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान कई इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा। तलबा व तलबात ने शदीद गर्मी में इम्तिहान दिए। आयमा खान, सिटी 21। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए हैं। महमूदाबाद के इब्राहिम अली भाई स्कूल में दूसरी शिफ्ट में होने वाला पर्चा ताख़ीर का शिकार हुआ। निगरानी पर गैर मुतल्लका अफराद मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखें कराची में जो इस वक्त मैट्रिक के इम्तिहानात हैं वो मजाक बन चुके हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे स्कूल में मौजूद हूँ, इब्राहिम अली भाई गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पे जो है वो सुबह भी बदनज़मी हुई और इस वक्त अगर यहाँ पे मेरे कैमरामैन वाहिद आपको क्लासरूम में दिखाएं तो बदनज़मी जो है वो अपने उरूज पर है। यहाँ पे जो बच्चों की विजिलेंस के लिए टीमें मामूर हैं, सीनियर असातिज़ा के बजाय जो है वो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को जो है वो यहाँ पे विजिलेंस के लिए रखा गया है। हमारे साथ जो है वो एक यहाँ पे विजिलेंस करने के लिए आए हैं। आप कौन है? इंसान। आपका यहाँ पे क्या काम है? आपके पास कोई कार्ड है? आप कहाँ से आए हैं? मैं घर से आया हूँ। ये तो बताएं कि आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आप बच्चों की टीम, यहाँ पे आप बच्चों का पेपर ले रहे हैं, तो आपके पास कोई कार्ड वगैरह है इस तरह का, या आप कौन से स्कूल की तरफ से आए हैं? मेरे को रखा गया है किसी ने, बस। किसने रखा है? भाई है। कौन सा भाई है? इमरान। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप यहाँ पे यूनियन स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपके पास कोई कार्ड वगैरह है? लेटर है स्कूल की तरफ से। अच्छा, तो आप इस पे कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये इन्हें जो है वो इनके भाई ने रख दिया, ये जो भी हैं ये इस तरह से? किसी और का स्कूल है तो वो ड्यूटी लगाना उनका काम है, बस नहीं करो। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जो हैं वो विजिलेंस पे मामूर लोग मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि किसी का ये कहना है कि हमें जो है वो प्राइवेट स्कूल की जानिब से रखा गया है, तो कोई ये बता रहा है कि वो यहाँ पे दूसरे स्कूल की जानिब से जो है वो ड्यूटी अपने फ़राइज़ अंजाम देने पर मामूर है। जबकि इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी चीटिंग हो रही है। जबकि इसके अलावा जो है वो इस स्कूल में दीगर क्लासेस में सहूलियात का फुकदान भी है, फ़र्नीचर भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो है वो पंखे भी यहाँ पे बंद है, जिसके 22 बच्चे गैलरी में बैठ के जो है वो गर्मी में भी पर्चा हल करने पर मजबूर हैं। जी, जामे कराची में अंजुमन आसासा ने हड़ताल ख़त्म कर दी। सदर अंजुमन आसासा शाह अली अल कदर ने शेख अल जामे डॉक्टर खालिद महमूद इराकी से मुलाकात की। डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी करवा दी। तफसीलात जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामा कराची में मौजूद हूँ। जामा कराची में 2 हफ्ते से जारी अंजुमन असातिज़ा की जो इवनिंग क्लासेस का जो बायकॉट था वो आखिरकार ख़त्म कर दिया गया है। सदर अंजुमन असातिज़ा शाह अली उल कदर की वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी से मुलाकात हुई है और उन्होंने जो है 30 जून 2023 तक के जो इवनिंग के जो वाजिबात हैं उसकी अदायगी से मुतल्लिक यकीन दहानी कराई है अंजुमन असातिज़ा को कि आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ में जो अदायगी है वो कर दी जाएगी। सदर अंजुमन असातिज़ा शाह अली उल कदर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वाइस चांसलर से जो मुलाकात हुई है उसके अंदर की कहानी क्या है, यकीन दहानी कराई गई है उनकी जानिब से, क्या कहेंगे? जी, हमारी वाइस चांसलर से मुलाकात हुई थी और वाइस चांसलर ने इसमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं पैसों का तो पता है कि आपको वैसे ही क्रंच है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मगर उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि जी मैं आपकी जो है 30 जून 2023 तक के जितने भी इवनिंग के बकाया जाते हैं वो मैं फौरी तौर पे उनको देने के अहकामात कर रहा हूँ। तो और इसके अलावा उन्होंने एक बात और भी की कि जब हम चाहें जब पैसे थोड़े से और देखेंगे तो उसके बाद जो है हमारे एरियर जो 4 महीने के एरियर हैं जो पिछले साल के हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के, तो वो भी हम पेमेंट आहिस्ता आहिस्ता कर दी जाएगी। तो हमारे लिए ये बड़ी जो है अच्छी बात थी और इस बात पे बुनियाद करते हुए हमने जो है कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी ने जो है अपनी हड़ताल जो है वो मौखर कर दी है। यूनिवर्सिटीज़ के लिए बात की जाएगी HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद से, कि बिलखुसूस जो सिंध के जो जामियात है इसकी ग्रांट में इजाफा किया जाए। ताहम अंजुमन असातिज़ा जामा कराची की जानिब से जो इवनिंग क्लासेस हैं उसकी जो हड़ताल है वो मौखर कर दी गई है और सदर अंजुमन असातिज़ा का ये कहना है कि वाइस चांसलर की यकीन दहानी के बाद जो है ये फैसला किया गया है। जी आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्टर्स को अगले 9 माह में 19 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वसूली के शदीद मनफी असरात का खदशा है। कहा कि एक्सपोर्टर फीसदी की कहते हैं कोई भी सरमायाकार 22% बुलंद शरह सूद और इतनी महंगी बिजली पर सरमायाकारी नहीं करेगा। मज़ीद जान लेते हैं अशरफ खान से। देखा जाए कराची के लिए जो के इलेक्ट्रिक की जो प्राइस है उसके लिए नेपरा की समाअत हुई है, उसमें तकरीबन अगले 9 माह में 18 रुपये से ज़ायद का इजाफे की दरख्वास्त की थी। अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा जानते हैं। जो एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी उनसे क्या देख रहे हैं। 18 रुपये से तकरीबन कहा जाए 19 रुपये अगले 9 माह में वसूल किया जाएगा। देखिए ये एक बहुत ही डैमेजिंग चीज़ होगी पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए। हम अपने रीजन में हाईएस्ट अभी से ही इलेक्ट्रिक बिल्स पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक रेट्स हमारे हाईएस्ट हैं और हम जहाँ बात कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि SIFC नई इन्वेस्टमेंट ला रही है, सऊदी डेलीगेशन आ रही है, उसके अंदर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने हाई पावर रेट एनर्जी रेट्स के ऊपर जहाँ पे आपकी गैस ऑल टाइम हाई पे चल रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, उधर आप और फिर हमारे ऊपर जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लगाएं पिछले साल का, जिसकी बुक्स हम क्लोज कर चुके हैं, जो माल बन के बिक चुका है। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 18 रुपये जो है वो हम पिछले साल का इस साल पे करें? ये कहीं पे भी नहीं होता, ये कहीं पे जस्टिफाइड नहीं है। आप जहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं, आप कैसे जो है वो ये इसको जस्टिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अपने इन्वेस्टर्स को कि आप जो पिछले साल आपने काम किया था उसका 18 रुपये आप आज पे कर दें? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो स्टेप है ये बहुत डैमेजिंग होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ये बहुत डैमेजिंग होगा। हम वैसे ही एक इकोनॉमिक स्लो डाउन में चल रहे हैं, उसी के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट हमारा ऑल टाइम हाई है, एनर्जी कॉस्ट ऑल टाइम हाई है, तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत डैमेजिंग है। जी, जैसे कि आपने सुना शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। एक्सपोर्टर हो या मुकामी सनअतकार हो, कंसर्न शो कर रहे हैं कि बिजली की कीमत बुलंद तरीन सतह है, उसी पर FCA इतनी 9 महीने में 18 रुपये से ज़ायद वसूली को मुस्तरद कर दिया। साथ ही कहा है कि शरह सूद अभी भी बहुत ज़्यादा है, इसको फौरी तौर पर कम किया जाए। जी, लांढी जंक्शन पर सहूलियात का फुकदान है। मुसाफिरों को पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं। फिल्टर प्लांट तो लगे हैं लेकिन नल टूटे हुए हैं। अहवाल बताएंगी अक्सर शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लांढी जंक्शन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सहूलियात का फुकदान है वो दूसरे स्टेशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पीने का पानी भी मैसर नहीं। दूसरे स्टेशन पर हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ NGOs हैं जो है वो पानी के फ़िल्टर प्लांट यहाँ पर लगा दिए गए हैं, टंकियाँ जिसे कहते हैं वो लगा दिए गए हैं। लेकिन अगर लांढी स्टेशन की बात करें तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि यहाँ पर नल सूखना तो दूर की बात है, यहाँ पर नल लगे हुए ही नहीं है टंकियों में, यानी पानी सिरे से ही गायब है, पानी यहाँ पर आता ही नहीं है।
अगर दूसरी तरफ की बात करें तो यहाँ पर नल तो लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी पानी कुछ खास आता नहीं है। यहाँ के लोगों से बात करने पे पता चला कि पानी जो है वो बहुत ही कम यहाँ पर मैसर होता है। लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। लोग आते हैं, नल खोल के जो है वो चेक करने की कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह जो है वो यहाँ पर पानी मैसर हो जाए, लेकिन गर्मियाँ हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो यहाँ पर रांडी स्टेशन पर लोग आ रहे हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो यहाँ पर कैंटीन्स हैं उन कैंटीन में पानी की छोटी बोतल 60 रुपये की है और जबकि बड़ी बोतल जो है वो 100 रुपये की यहाँ पर लोगों को फ़रोख्त की जा रही है। बड़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर आके बजाय कि फ़िल्टर प्लांट या टंकी से पानी पी सकें, बल्कि ख़रीदने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो लगे हुए हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, कोशिश ये करते हैं कि इनको पानी मिल जाए, लेकिन टूटे हुए यहाँ पर नल हैं। वो कुछ ऐसी सूरत हाल यहाँ की है कि जाम पड़े हुए हैं, नल के खुलते ही नहीं है। गंदगी की सूरत हाल आप यहाँ पर देख सकते हैं। सफाई का ये निज़ाम है यहाँ पर, लिहाजा लांडी स्टेशन पर जो है वो रेलवे इंतज़ामिया को नज़रसानी करने की ज़रूरत है और यहाँ पर जो मुश्किलात हैं इनको कम करने की ज़रूरत है। जी, आपको बताएं, कमिश्नर कराची ने आटे की कीमतों का तयन कर दिया है। 2.5 नंबर आटा रिटेल में 98 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, फ़ाइन आटा 125 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त करने की हिदायत कर दी। चक्की का आटा 123 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाएगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अयाज राना से। जी अयाज, आगाह कीजिएगा। कमिश्नर कराची ने इजलास बुला के अब नोटिफिकेशन भी कर दिया और आवाम के लिए रिलीफ देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने जो रेट लिस्ट निकाल दी है, अब आवाम को आटा सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। जबकि इसके बरक्स देखा जाए तो इस वक्त मार्केट में पहले ही आटे की कीमतें जो हैं वो कम हो चुकी हैं और रिटेलर्स जो हैं वो कम कीमत में आटा बेच रहे हैं। ज़रा हम जानते हैं कि जो रेट लिस्ट आई है उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या उस कीमतों में बेचना मुमकिन है या नहीं है, आवाम रिलीफ ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, ये ज़रा जानते हैं। रिटेलर ही हम मौजूद हैं इस वक्त। ज़रा सर ये बताइएगा मुझे कि इस वक्त आटे की कीमत, चक्की का आटा तो 125 रुपये फ़ी किलो के ऊपर जो है वो उन्होंने अब नोटिफिकेशन कर दिया 123 रुपये का, सॉरी, और साथ ही उन्होंने बोल दिया 125 रुपये में आपने देना है फ़ाइन आटा, और अगर 2.5 नंबर आटा है वो 98 रुपये में बेचना है। क्या ये मुमकिन है? इसी कीमतों में बेच रहे हैं आप? जी बिल्कुल, चक्की का आटा 123 रुपये का जो कमिश्नर रेट निकाला हुआ है उससे भी कम हम 120 रुपये का बेच रहे हैं। 5 किलो 600 रुपये का बेच रहे हैं। बाकी 2.5 नंबर जो आटा है वो 5 किलो का वो कह रहे हैं कि 98 का यहाँ पे 100 रुपये का बिक रहा है। 500 रुपये में 5 किलो बिक रहा है। 2 रुपये का आगे पीछे मिलों का फ़र्क होता है, वो किराए के मसले जात होते हैं, तो 2 रुपये मेरे ख्याल में काउंटेबल नहीं है। रही बात फ़ाइन का भी 125 रुपये ठीक है, मगर उसमें थोड़ी कमिश्नर साहब को वो करना चाहिए कि जैसे कि अभी वो हम बेचेंगे तो रेपर जो आता है 5 किलो वाला, कोई आप जैसे 5 किलो खरीद रहे हो तो उसकी 15 रुपये रकम है, तो 3 रुपये किलो पे आ रहा है, तो इसको फ़ाइन को 1 से 30 रुपये होना चाहिए। 125 रुपये में दुकानदार नहीं कमा सकता। ये बात ये बताइए कि इस वक्त जो कीमत फ़ाइन आटे की मार्केट में 140 से 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था अभी तक, जो रेट थे हमारे पिछले दिनों, अब जो ये 125 का रेट आया, क्या मुमकिन है आप लोग इसमें बेचेंगे या फिर वही थोड़ी इस कीमत के ऊपर जाएगी? नहीं, बिल्कुल हम बेचेंगे, ऐसी बात नहीं है। कट्टों के ऊपर देखो ना, कट्टों का अलग कारोबार है, रिटेल का अलग कारोबार है। रिटेल में बंदे को तोल के देना है, वो दुकानदार को मजदूरी भरनी है, बिजली का बिल दुकानदार को भरना है, किराया दुकानदार को भरना है, खाली रेपर दुकानदार को भरना है। तो ये तमाम चीज़ें, अखराजात जो है वो कमिश्नर साहब इसमें ऐड नहीं करवाते। तो ये इनको मज़ीद पहले भी मैंने यही अर्ज़ किया था कि ये इस पर नज़रसानी करें। जैसे दुकानदार ने बताया कि इस वक्त सबसे अहम चीज़ के जो चक्की का आटा है वो जो कमिश्नर कराची ने रेट जारी किया उससे भी कम बिक रहा है। इस वक्त 120 रुपये फ़ी किलो में जो मार्केट में सेल किया जा रहा है। बात की जाए अगर फ़ाइन आटे की, जो सबसे अहम चीज़ है, जो फ़ाइन आटा है वो 125 रुपये का रेट निकाला गया है, लेकिन इस वक्त दुकानदार का कहना यही है कि जो लेने वाले हैं या तो वो ठेला घर से लेके आएँ, उसके अंदर वो कीमतें जो 125 रुपये में मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो लागत आ रही है वो कम से कम 130 रुपये तक के ऊपर जाने पर जो है वो दुकानदार को इसमें फ़ायदा होगा। लेकिन मार्केट रेट जो इससे कबल हमने देखे थे 140 से 150 रुपये के दरमियान जो है वो फ़ाइन आटा बेचा जा रहा था। डिफरेंट कंपनीज़ का आटा है या फ़ाइन आटा जो खुला बेचा जा रहा है वो 140 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन 120 या 125 रुपये में इस वक्त फ़ाइन आटा बेचना मुमकिन नहीं है रिटेलर्स के लिए। जी, रिटेलर्स ने सरकारी कीमत पर अमल दरामद से साफ इनकार कर दिया। ताजर फरीद कुरैशी कहते हैं कि कमिश्नर कराची ने रिटेलर से मुशावरत के बगैर कीमत जारी कर दी। मुशावरत के बाद दोबारा रेट लिस्ट जारी की जाएगी। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश।
बिल्कुल देखें, सरकारी कीमत पर अमल दरामद का मामला है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि कमिश्नर कराची ने रोटी, चीनी और आटे की सरकारी कीमत जारी कर दी है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि होलसेल ग्रोसर्स के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रिटेलर्स का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है, क्या सरकारी कीमत पर अमल दरामद मुमकिन है? मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी फ़रीद कुरैशी मौजूद है, उनसे जानते हैं। गवर्नमेंट ने, कमिश्नर कराची ने प्राइस कंट्रोलर के है, उन्होंने ये आटे के रेट और चीनी के रेट फिक्स किए हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है, और जो लोग काम कर रहे हैं वो इस पे रेट पे नहीं बेच सकते। महंगाई को सिर्फ आटा ही बेचना नहीं है, आटा किसी चीज़ में आप कस्टमर को देंगे तो 1 किलो तोलेंगे तो 50 किलो को बोरी को, तो उसमें रेट कम होगा। बिल्कुल देखें, रिटेलर्स एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। उनका कहना है कि जो कमिश्नर कराची ने रेट लिस्ट मुकर्रर की है उस पर अमल दरामद नामुमकिन है। जी, कमिश्नर कराची की जानिब से जारी सरकारी रेट लिस्ट पर अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शहरी कहते हैं चीनी समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम नहीं हो सकी हैं। अगर कमिश्नर कराची सरकारी निर्खों पर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो लिस्ट से निकाल दें। मज़ीद जान लेते हैं ताहा मलिक से। ताहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो चीनी के साथ साथ दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों का भी तयन किया जा चुका है और उसके मुताबिक, उस लिस्ट के मुताबिक जो है मार्केट में चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आवाम मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि कमिश्नर कराची की लिस्ट का आपको मालूम है, उनके मुताबिक जो है वो मार्केट के अंदर सामान मौजूद है या नहीं? लोगों को पहली बात यह है कि लिस्ट कैसे पता लगेगी जब तक आवाम तक वो लिस्ट पहुँचेगी नहीं। तो जब आवाम तक लिस्ट नहीं पहुँचेगी तो माल वो किसी भी दुकानदार के पास चले जाएँ तो उनको ये पता ही नहीं हो सकता कि कमिश्नर का रेट क्या है और उनका मौजूदा रेट क्या है। आपने खुद जो है वो लिस्ट देखी है, इस हवाले से मुझे बताइएगा। नहीं जी, मैंने किसी के पास कोई लिस्ट नहीं देखी और ना कोई दिखाना चाहता है इसको। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मिलनी चाहिए या फिर जब आप ये दुकानदार अपनी मनमानियाँ करते हैं? देखें, अगर लिस्ट दे रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि फिर उसी के मुताबिक जो भी चीज़ हो वो फ़रोख्त, तो अगर वो नहीं है तो फिर इस लिस्ट को भेजने का भी कोई फ़ायदा नहीं है आपको। फिर तो जो दुकानदार बेच रहा है, जो आज की तारीख में हो रहा है, वो होने दें। हमारे साथ जो है यहाँ पर मार्केट में मौजूद खरीदार मौजूद थे जो कि दीगर अशिया ख़रीद रहे थे। उनका यही कहना था कि अगर इस लिस्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही तो उस लिस्ट को निकालने का फ़ायदा ही क्या है। कमिश्नर कराची अपनी लिस्ट ना सिर्फ निकालें बल्कि उस पर अमल दरामद करने का भी फ़ैसला करें और उसको मुमकिन बनाए ताकि आवाम को कमिश्नर कराची की लिस्ट के मुताबिक तमाम चीज़ें, तमाम अशिया खुर्दनोश मिलें, जिसमें चीनी, आटा, चावल सब कुछ मौजूद है और शामिल है। जी, शहरियों ने कमिश्नर कराची से सरकारी कीमत पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि किसी दुकान पर सरकारी निर्ख आवेजा नहीं है। शहरी मजीद क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। हमको रिलीफ कौन देगा? गवर्नमेंट का काम है, इदारों का काम है ना, वो तो काम कर नहीं रहे, बस खाली कागज़ों में होता है काम, बाकी प्रैक्टिकल तो आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। हर कोई अपनी मर्ज़ी के रेट पे बेच रहा है। इम्प्लीमेंटेशन तो इदारों का काम है ना, उनके लोग जो बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं पंखे के नीचे, बाहर निकलें, फील्ड में आए, आके देखें रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं कि नहीं हो रही। कमिश्नर कराची जिम्मेदार है, वो आएंगे, देखेंगे, जब सर्वे करेंगे उन्हें पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है। जब तक वो आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में निस्फ दिन गुजर जाने के बावजूद आम तातील का समा है, जहां कई अफसरान दफातर से गायब हैं और कमिश्नर कराची के अहकामात पर अमल कराने वाला कोई नहीं है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, जिस इमारत में मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये कोरंगी 2.5 नंबर पर वाक़ है और इस इमारत में रेवेन्यू अफसरान यानी डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियार कार वगैरह के दफातर हैं, जबकि इसकी बालाई मंजिल पर जो है महकमा बल्दियात डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का जो कोरंगी टाउन है उसका दफ्तर है। इस इमारत की बदकिस्मती ये है कि मिनिस्टर्स के बारहा अहकामात के बावजूद यहाँ पे अफसरान जो है वो वक्त की पाबंदी नहीं कर रहे हैं और जुम्मे का दिन, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ से भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि जुम्मे का दिन जो है वो एक तरीके से आम तातील के तौर पर ये अफसरान मनाते हुए दिखाई देते हैं। इस इमारत में इस वक्त ना डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, ADC 2 जो है वो उनका तबादला हुआ है, कोई खातून आई हैं, उनका नाम तक स्टाफ को नहीं पता है और उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है, पोस्ट काफ़ी अरसे से खाली है। जबकि ADC 1 भी मौजूद नहीं है और असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी जो हैं वो रुखसत पर हैं। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि जो रेवेन्यू अफसरान हैं उन्होंने कमिश्नर कराची के
अहकामात को जो है वो हवा में उड़ा दिया है। और रिपोर्ट तो जमा कराई जाती हैं, चाहे वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से हों, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से हों। कमिश्नर हाउस में जो रिपोर्ट जमा कराई जाती हैं, हमारे ज़रा ये कहते हैं कि वो बोगस रिपोर्ट होती हैं और किसी किस्म का कोई काम नहीं होता। उसका वाज़ेह सबूत ये है कि अफसरान जो है वो कमरों में मौजूद ही नहीं हैं। इसी तरह अदालती अहकामात भी मौजूद हैं। बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर को अहकामात दिए गए हैं कि जो रिक्शा स्टैंड हैं या ठेले पथारों की सूरत में जो तजाविज़ात हैं उनका ख़ात्मा किया जाए। फ़र्ज़ी कार्रवाइयाँ तो दिखाई दे रही हैं हमको, लेकिन बदस्तूर जो है वो शाराएँ इन तजाविज़ात के नरगे में हैं। इसी तरह TMC कोरंगी की बात की जाए तो इनके अफसरान भी जो है वो वक्त की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने पहला हुक्मनामा ये जारी किया था कि बायोमेट्रिक जो है वो निज़ाम राइज किया जाए हाज़िरी का, ताकि पता चल सके कि कौन कितने बजे आया। लेकिन बदकिस्मती से 25 टाउन हुकूमतों में कहीं पर भी जो है बायोमेट्रिक सिस्टम का निफाज जो है वो नहीं हो सका है, जिसकी वजह से ये अफसरान मादर पिदर आज़ाद हैं और दफ्तरी औकात कार की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। जी। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन, डिमोलिशन टीम ने 13 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया है। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से ये एक्शन लिया गया। डिमोलिशन टीम ने 13 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया है। अपडेट हासिल करेंगे एहसन अब्बासी से। एहसन बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बिल्डिंग कंट्रोल में शिकायतों के लगने वाले अंबार पर सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने हिदायत जारी की है डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कि फौरी तौर पे जो है शिकायतों का अजाला किया जाए, जिसके बाद जो है डिमोलिशन टीम को जो है हरकत में देखा जा रहा है और शहर के बेशुमार मकामात पे कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। बिल्डिंग कंट्रोल में जो है वो शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसपे सूबाई वजीर बल्दियात को शिकायत की गई और उसके बाद जो है ये अहकामात निकले और अहकामात के बाद देखा जा रहा है कि शहर में होने वाली दर्जनों गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ SBC का अमला जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। DG खुद जो है अचानक सरप्राइज दौरों पर मुख्तलिफ टाउन्स में जा रहे हैं और वहाँ पर मुताल्लिक अफसरान को तलब करके निशानदेही कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो कंप्लेंट सेंटर का भी कयाम कर दिया गया ताकि शहरियों को आसानियाँ जो है वो फराहम की जा सके। अपने अपने कंप्लेंट सेंटर में इलाका मकीन जो है वो गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही कर सके, उसके खिलाफ दरख्वास्तें दर्ज करा सके, जिस पर डिमोलिशन टीम जो है वो मौके पर पहुंचे और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है वो घेरा तंग करे, उनको मस्मार करे। आज भी जो है वो नाजमाबाद, लियाकताबाद, 2 नंबर इन मकामात पर जो है वो डिमोलिशन टीम सुबह से ही देखा जा रहा है कि काम कर रही है। गैर कानूनी पोर्शंस और इजाफी जो इमारतें बगैर नक्शे के तामीर की जाती है उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा रहा है और उन तामीरों को जो है वो मस्मार किया जा रहा है। तामीरों को मिसमार किया जा रहा है जो कि गैर कानूनी है। एहसन अब्बासी अपडेट करके बहुत शुक्रिया।